Hello students, welcome into your in finance. I'm in teaching career for last more than 12 years. English बोलूँगा क्योंकि अभी फॉरेन से आया हूँ और around after spending 8 years abroad. तो आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा बहुत दरमियान में इंग्लिश रीमिक्स चलती रहेगी क्योंकि आदत हो चुकी है, right? My core areas of teaching that I have been teaching for last more than 12 years are cost and management accounting, business analysis, strategic management, and advanced management accounting. Okay, so this is a little bit introduction. Right now, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको इस बारे में बताता हूँ. मैं इस टाइम पे क्लाइमेट फाइनेंस में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और इसमें मैं सस्टेनेबल फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल डिज़ाइन करता हूँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार करता हूँ, और इस टाइम पे मैं मोर देन 6 कंट्रीज़ के जो क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ और मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए. एंड इन द फ्यूचर माई प्लान इज़ टू गो फर्दर टू डेवलप द न्यू डायरेक्शंस एंड डायमेंशन फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Hopefully, I will be going for my PhD soon in advanced management accounting. So this is a little bit introduction from my side. Now I would like आप लोगों के बारे में मैं सुनना पसंद करूंगा कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं. हेलो, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? हेलो जी सर, बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज. ओके. तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो ये सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने जा रहे हैं. वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर विद मी? Okay. All right. Good. Thank you. Perfect. Very good. So बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये शेयर किया. ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं किस लेवल से ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूं. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे लिए. थैंक यू. यस मिस्टर अहमद, थैंक यू. ऑल राइट. ऑल राइट, सो इसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं हम कि इस टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, यानी कि 21st सेंचुरी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस पे हम थोड़ी देर बात करेंगे ताकि आपको कुछ पता चले कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डायरेक्शन है इस 21st सेंचुरी में वो किस तरफ को जा रही है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके ख्याल में इस टाइम पे जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री है उसके सामने कौन से बिगेस्ट चैलेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके सामने बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं? आपको कौन से चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, या आपके ख्याल में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन से चैलेंजेस को इस वक्त फेस कर रही हैं? वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर विद मी? क्या चैलेंजेस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस वक्त इन 21st सेंचुरी? ओके, कॉस्ट, कोरोना वायरस. ऑल राइट, बट ये तो खत्म हो जाएगा. इसको आप एक शॉर्ट पीरियड बॉटल नेक समझ ले.
शॉर्ट पीरियड क्राइसिस समझ लें, सून ये खत्म हो जाएगा। गेन प्रॉफिट एंड लॉस, ऑलराइट, ओके गाइस, वन मोर थिंग जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। मैं पार्टिसिपेटिव लर्निंग में बिलीव करता हूँ। पार्टिसिपेटिव लर्निंग क्या है कि जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इनपुट दे, ठीक है, वो क्वेश्चन करें, वो क्लास में पार्टिसिपेट करें, वो नए आइडियाज शेयर करें। जब हम कोई थ्योरी डिस्कस करते हैं, जब हम कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो मैं ये अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी क्लास में पार्टिसिपेट करें। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी लर्निंग इनहैंस होती है, आप ज्यादा लर्न करते हैं, बजाय इसके कि आप जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, सिर्फ आप सुनते रहें, ये इससे ज्यादा लर्निंग डीप नहीं होती। ओके जब आप क्वेश्चन करते हैं, जब आप क्लास पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप एंगेज करते हैं अपने टीचर के साथ, तो आप ज्यादा लर्न करते हैं। तो प्लीज आप अगर शाय हैं, अगर आप रिजर्व हैं, अगर आप मतलब हिचकिचाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो मेरी क्लास में आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। आई विल ऑलवेज एनकरेज यू टू कम्युनिकेट विद मी। ओके सो अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा इस 21st सेंचुरी में ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। ऑलराइट, तो इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपका जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो lot of comments are coming such as profits, costing, expenses, maximum production at minimum cost, very good, country policies, COVID, money for investment, tax recovery, well, establishing their place in market and their product cost management, excellent. In Pakistan, production cost बहुत ज़्यादा है, ठीक है. Human capital will be the big challenge. Very good, Junaid. Excellent. I appreciate your point. Human capital will be the biggest challenge in 21st century. Excellent. Want to survive in the market? Yes. Survival is one of the biggest issue. Very good. Okay. Or communication resources. Well, okay. Shortage of ideas and capital in Pakistan. Communication resources. नहीं, मैं दानियाल साहब, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। आप अपना पॉइंट लिखें। कोल्ड वॉर बिटवीन कंट्रीज, ओके, फॉर एग्जांपल हसन अल मुइन, फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंट्रीज के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस चीज को हमें ज्यादा जानने की जरूरत है। और इसका पाकिस्तान के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी हमें जानने की जरूरत है। वेरी गुड। फाइनेंस, एक्सेस इन मार्केट, फर्स्ट टाइम, ओके, यस गाइस। और कुछ आइडियाज। आप लोग बहुत ऑपरेशनल लेवल की बातें सोच रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लेवल होकर सोचें, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात सोचें। आप सारी बातें जो ये कॉस्ट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इसको हम ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाके देखना चाहें तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। फाइनेंस है, ऑलराइट, ओके, और कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। अगर आप लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अपने आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू स्ट्रेटेजिक लेवल चैलेंजेस जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है,
तो आपका क्या जवाब होगा? इस टाइम मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? Very good. Facebook, Microsoft, excellent. Coca-Cola, excellent. Amazon, well done, well done, well done. अगर हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज को देखें इस टाइम पे, जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वेरी गुड, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है. What is the common point between all these companies? What is the common point between Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook? What is the common point? Guys, what is common point? अगर आप देखें गूगल की वैल्यू बैलेंस शीट को देखें, अगर आप गूगल की बैलेंस शीट को, तो उसमें अराउंड 92% जो उनकी वैल्यू है, उसकी जो कैपिटल की वैल्यू है, इट इज ऑल अबाउट इंटेंजिबल कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कैपिटल. ओके, सिर्फ 8 से 9% जो उनकी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है उनके फिक्स्ड एसेट्स को. इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक इज नॉट मेकिंग कार्स, और फेसबुक इज नॉट मेकिंग टेक्सटाइल, और फेसबुक इज नॉट मेकिंग समथिंग कंक्रीट और टेंजिबल. फेसबुक क्या कर रही है? फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट है, फेसबुक सिर्फ एक ऐप है, लेकिन वो ऐप की बेस पर ही इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड बन चुकी है. ठीक है, तो हम क्या इससे क्या कंक्लूड क्या करते हैं? जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो किस बेस पर सस्टेन करेंगी? वो क्या कॉमन पॉइंट होगा जिसकी बेस पर वो सस्टेन करेंगी कंपनीज? दैट इज इंफॉर्मेशन इनोवेशन. ओके, वन ऑफ द फैक्टर इज इंफॉर्मेशन. ओके, वो उनके पास डाटा है, वो डाटा की बेस पर वो विन करते जा रहे हैं. उनके पास रिसर्च है, इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, और वो लेटेस्ट थिंकिंग को लेके आ रहे हैं जो कि मॉडर्न कंज्यूमर की नीड है. ओके, तो ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, सबसे इस टाइम पे जो और दुनिया की जो कंपनीज फेस कर रही है वो क्लाइमेट चेंज है. आपका क्या ख्याल है? क्लाइमेट चेंज इज अ बिग रिस्क और नॉट फॉर पाकिस्तानी कंपनीज? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? क्लाइमेट चेंज आपके ख्याल में पाकिस्तानी कंपनीज के लिए रिस्क है कि नहीं है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? Okay, all right. Perfect. ओके, ऑलराइट. सो चलो बात करते हैं वो कौन से 4 बड़े फोर्सेस हैं, वो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि इस टाइम मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो फेस कर रही हैं. नंबर 1 पे है टेक्नोलॉजी डिसरप्शन.
आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स करते जाएं, आप नोट्स लेते जाएं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे है टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या है? अगर आप यही बात, अगर मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था कि अगर आप जो टॉप 10 कंपनीज को देखें तो उसमें सारी मोस्टली जो है ना वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने किस तरह से डिसरप्ट किया है जो बिग कंपनीज थी इन द प्रीवियस सेंचुरी। फॉर एग्जांपल, कौन सी बिग कंपनीज थी इन द प्रीवियस सेंचुरी? जनरल इलेक्ट्रिक। General Electric, one of the biggest conglomerate in the world, one of the biggest. General Electric क्या बनाती, क्या क्या है आपको बताता हूं मैं। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन की पूरी सप्लाई चेन को बनाते हैं। एक तरफ वो एनर्जी प्रोडक्शन की पूरी सप्लाई चेन को बनाते हैं सॉरी, दूसरी तरफ वो एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाते हैं, तीसरी तरफ वो हेल्थ जो है वो हेल्थ के अंदर जो हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनरी यूज होती है ये सारी की सारी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बनाते हैं। दुनिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट इन द वर्ल्ड। अब वो पीछे चला गया और फेसबुक आगे आ गया। अभी की बात बताता हूँ, अभी की बात, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की। क्या आप लोगों ने टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला is the modern world car। 2008 में पहली टेस्ला प्रोड्यूस हुई और आज टेस्ला की जो वैल्यू है वो कंबाइंड वैल्यू ऑफ वॉक्सवैगन, BMW, ऑडी और मर्सिडीज, इन चारों को अगर कंबाइन कर लें तो इन चारों की टोटल वैल्यू से ज्यादा टेस्ला की वैल्यू है। टेस्ला बनाती क्या है? इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, इलेक्ट्रिक कारें। शायद आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कार के बारे में सुना होगा। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। दिस इज द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आप लोगों ने शायद इस बारे में सुना होगा कि मुस्तकबिल जो है वो इलेक्ट्रिक कारों में है। तो टेस्ला कल 2008, 12 साल पहले टेस्ला वजूद में आई और उसने 100 years ऑफ ओल्ड वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन सब की वैल्यू को क्रॉस करते हुए इनसे आगे निकल गई है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जिसमें हम इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जूम प्लेटफॉर्म, अभी ये लास्ट वीक की न्यूज है कि जूम की जो वैल्यू है वो IBM से ऊपर चली गई है, स्टारबक्स से ऊपर चली गई है। स्टारबक्स वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कैफे चेन्स, रेस्टोरेंट चेन्स, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना हो स्टारबक्स के बारे में। तो ये जूम क्या है? ये क्या बनाते हैं, ये क्या करते हैं? ये वही कर रहे हैं जो हम अभी इस टाइम पे कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है कि दुनिया जहान के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके, बिजनेस मीटिंग्स कर सके, क्लासरूम्स ऑर्गेनाइज कर सके। ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दुनिया दिया है। तो मतलब लेट मी कंक्लूड कि इस टाइम पे दुनिया की जो टॉप कंपनीज वो हैं जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की तरफ जा रही हैं। दिस इज कॉल्ड डिसरप्शन। दिस इज कॉल्ड डिसरप्शन कि वो जो पुराने बिजनेस मॉडल थे उनकी जगह पे अब नए बिजनेस मॉडल आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस कोविड-19 के दौरान नेटफ्लिक्स, आप लोग यकीनन आप लोगों को पता होगा नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स क्या है? उसने क्या मतलब मोजा क्या किया ऐसा है कि नेटफ्लिक्स हैज बिकम इवन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव एंड एडवांस कंपनी। वो क्या है? उन्होंने किस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है? उन्होंने वीडियो इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, वीडियो इंडस्ट्री को। और आज नेटफ्लिक्स इज द लीडिंग कंपनी इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये वो कंपनीज हैं जो 2000 में आई, यानी 21st सेंचुरी में आई। Amazon की बात कर ले, what Amazon is doing? Amazon sells only, but they don't make anything. Okay? दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। वो क्या करती है? वो दुनिया एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को कनेक्ट करके आज Amazon वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बन चुकी है, ठीक है।
पूरी दुनिया के जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं वो अमेजोन से डर रहे हैं कि कहीं अमेजोन उनको बिना निगल ले। ठीक है, कितने साल पुरानी है, ये 21st सेंचुरी की ही है। ऑलराइट, तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, न्यू बिजनेस मॉडल्स आर कमिंग। तो वो जो नए बिजनेस मॉडल्स हैं वो पुराने हिस्टोरिकल बिजनेस मॉडल्स को निगलते जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी ये अनस ने बात की है नोकिया की। ठीक है, अब हम उन कंपनियों की बात करते हैं जो पीछे रह गई, जो किसी जमाने में बड़ी कामयाब थी, किसी जमाने में बहुत कामयाब थी कंपनीज, लेकिन आज उनका नाम नहीं है, या नाम है तो ना होने के बराबर है। ठीक है, नोकिया उनमें से एक है। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन इज वन ऑफ द लीडिंग मैगजीन बिजनेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, फोर्ब्स ने अपने टाइटल कवर पे कहा कि हु विल बीट नोकिया, ये 2009 की बात कर रहा हूं, 2009 की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने कवर टाइटल पेज पे कहा हु विल बीट नोकिया, बिकॉज इन 2009 में नोकिया सबसे टॉप पे थी। अब गलती क्या नोकिया ने कर दी, 2008 में फर्स्ट आईफोन लॉन्च हो चुका था, 2008 में स्टीव जॉब्स ने कर दिया था, एप्पल ने। अच्छा, गूगल अपना एंड्रॉयड सिस्टम बना चुका था। गूगल नोकिया के पास गया और गूगल वालों ने कहा कि ये हमारा नया सिस्टम है, ये हमारा नया सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि आप इसको अपने मोबाइल फोन्स में यूज करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। नोकिया के पास सिम्बियन था, सिम्बियन सिस्टम, शायद आप लोगों ने नोकिया के ओल्ड फोन यूज किए हो। नोकिया के पास सिम्बियन सिस्टम था। नोकिया ने कहा नहीं, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिम्बियन जो सिस्टम है वो मोर एडवांस है आपके सिस्टम से, तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये नोकिया ने कह दिया। 2008 में फर्स्ट आईफोन लॉन्च हो चुका था और स्मार्टफोन की दुनिया स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि पहला स्मार्टफोन एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट आईफोन के रूप में। तो 1 साल या 2 साल लगे होंगे कि नोकिया अपनी पोजीशन से गिरकर कहीं नीचे चली गई। ओके, और सैमसंग, एलजी और इसी तरह की और कंपनीज जो हैं, एचटीसी, एप्पल, ये आगे आ गए, ये कंपनीज आगे आ गई। वजह क्या थी, गलती क्या की नोकिया ने गलती कर दी। नोकिया ने गलती ये की कि उन्होंने अपनी जो पास्ट सक्सेस थी ना, उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया। ये आपके लिए बड़ा एक लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डोंट रिलाई ऑन योर पास्ट सक्सेस। अगर आप माजी में कामयाब रहे हैं तो इस चीज पे घुमंड करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो जो स्किल आपने पास्ट में, यस्टरडे की स्किल थी आपकी, वो फ्यूचर में वर्क ना करे। ठीक है, ये लेसन हम इससे लर्न करें। एक और एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। गूगल से पहले याहू बड़ी कंपनी थी। 2002 में गूगल ने याहू को अप्रोच किया, गूगल के मैनेजमेंट ने, और उन्होंने याहू को बोला कि आप लोग गूगल को बाय कर लो, और गूगल की वैल्यू वाज लेस देन $1 बिलियन। कैन यू बिलीव, गूगल वैल्यू वाज लेस देन $1 बिलियन। तो याहू की मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपको बाय करें, हम तो खुद, हमारा अपना जो ईमेल और हमारा अपना सिस्टम उस टाइम पे याहू का था वो बिगर देन गूगल, तो हमें जरूरत नहीं है बाय करने की। तो यही बहुत बड़ी गलती कर दी, और आज देखें याहू कहाँ पे है और गूगल कहाँ पे है। मोर देन $1 ट्रिलियन कंपनी, मोर देन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इनोवेटिव कंपनी इन द वर्ल्ड इज गूगल। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द बिजनेस मॉडल्स ऑफ टुमारो। तो कौन से बिजनेस मॉडल सरवाइव करेंगे, सक्सीड करेंगे, कौन से ऐसे होंगे जो हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, अगर आप नोट करते जा रहे हो तो नोट कर ले। दिस इज कॉल्ड रीइन्वेंट योर बिजनेस मॉडल। रीइन्वेंट कि आप हमेशा अपने स्किल को, अपने नॉलेज को
अपने बिजनेस मॉडल को री इन्वेंट करते जाओ और आगे आगे निकलते जाओ। दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा फैक्टर बात करते हैं 21st सेंचुरी का, और वो है कंपटीशन। कंपटीशन नेचर बदल चुकी है। 20th सेंचुरी में कंपटीशन की दुनिया और थी। आप लोगों ने शायद कंपैरेटिव फोर्सेस के बारे में या इस तरह की चीजें सुनी होगी पहले। कंपटीशन क्या है? एक इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में compete कर रहे होते हैं, इस चीज को कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी ई कॉमर्स आ गई है, ई बिजनेस आ गए हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सब्सटीट्यूट्स आ गए हैं, तो कंपटीशन की दुनिया भी बदल चुकी है। ठीक है, वो फैक्टर्स, वो वेरिएबल्स जो 20th सेंचुरी के अंदर compete करने वाले थे, आज वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वाई? रीजन क्या है? आप लोग क्या समझते हैं कि कंपटीशन की दुनिया कैसे बदल चुकी है? क्या आपके पास इसका आंसर है? हाउ द कंपटीशन competitiveness has changed or how the market competition nature has changed? आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या प्लीज आप अपने कमेंट्स लिखना पसंद करेंगे? कुछ चंद मिनट और डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस दूं, उसके बाद हम कॉस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आइंदा लेक्चर्स में हमने कॉस्टिंग ही पढ़नी है। लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि आपको एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा मैं अवेयर कर दूं, रोशनास कर दूं। हाँ बिल्कुल, आप मोहम्मद हसन ने लिखा है कि इलेक्ट्रिक कार विदाउट ड्राइवर्स। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो मुस्तकबिल आ रहा है वो ड्राइवरलेस कार्स का ही है, ऑटोनोमस कार्स बोलते हैं उनको, ऑटोनोमस कार्स बोलते हैं। और जो फ्यूचर आ रहा है वो ऑटोनोमस व्हीकल्स का ही है। एग्जैक्टली, इलॉन मस्क, थैंक यू। और कंपटीशन वर्ल्ड, दूसरी जो फोर्स है जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो है कंपटीशन वर्ल्ड। तो कंपटीशन वर्ल्ड बदल चुकी है। अब हो सकता है, अब हम बात करते हैं पेप्सी या कोक की बात करते हैं, या मैकडोनल्ड्स या केएफसी की बात करते हैं, तो हो सकता है कि मैकडोनल्ड्स या केएफसी आपस में कंपेटर ना हो सकता है थर्ड पार्टी कंपेटर निकले और उनसे आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये है कंपटीशन की दुनिया बदल चुकी है। थर्ड फैक्टर दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग, तीसरा फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज है। ये भी एक फोर्स है। क्लाइमेट चेंज एक फोर्स है जो कि कंपनीज को फोर्स कर रही है कि वो अपने बिजनेस मॉडल्स को बदले। ठीक है, अब इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल उनके इमिशंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रेगुलेशन और रेगुलेशन लॉ ऐसे बनाए जा रहे हैं ताकि उनके जो बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जा सके, उनके इमिशंस को कंट्रोल किया जाए, उनके वेस्ट को कंट्रोल किया जाए, उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके ऑडिट किए जाएं और उसको कंट्रोल किया जाए। वो रिसोर्सेज कितने यूज कर रही है और उस रॉ मटेरियल कितना यूज कर रही है और उसका आउटपुट क्या है, अब उसके ऑडिट हो रहे हैं ताकि हम देखा जाए कि सस्टेनेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। अब हम सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में जी रहे हैं, हर बंदा सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहा है। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो फलां बिजनेस है क्या वो सस्टेनेबल है, क्या उसके ऑपरेशन सस्टेनेबल है, क्या उसकी प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, क्या उसके प्रोसेसेस सस्टेनेबल है, वो कितना वाटर कंज्यूम करता है, वो कितना वाटर डिस्चार्ज करता है, कहाँ पे डिस्चार्ज करता है, क्या वो अपना पॉल्यूटेड, फॉर एग्जांपल हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर बहुत बदनाम है इस मामले में कि वो अपने जितने भी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको वो डिस्चार्ज करते हैं इनटू द रिवर्स, इनटू द स्ट्रीम्स, इनटू द कैनाल्स, बगैर उनको रिसाइकल किए हुए, उनकी कंटेमिनेशन के साथ ही वो जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इस चीज पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आपका बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है। चौथी जो फोर्स है जिसकी हम बात करते हैं जो कि चेंज कर रही है हर चीज को, वो है कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर्स एटीट्यूड्स, कंज्यूमर बिहेवियर बदल गए हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो जेन जी की दुनिया है। क्या आपने जेन जी सुना है? जनरेशन जी, वो लोग जो 2000 के बाद पैदा हुए, जो इस वक्त 18, 19, 20 साल के हैं, उनको हम जेन जी कहते हैं। ठीक है, तो जेन जी जो कि पैदा ही सोशल मीडिया के दौर में हुई है, वो किस तरह से जो कंज्यूमरिज्म को
एज अ फोर्स के तौर पे लेके जा रही है, वो किस तरह उसके टेस्ट किस तरह बदल रहे हैं, वो क्या चाहती है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, ये सारी चीजें भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करती जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 ट्रेंड्स के बारे में बात की। 4 ट्रेंड्स के बारे में क्या क्या थे? टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, कंपटीशन, और क्या बात की? क्लाइमेट चेंज और कंज्यूमरिज्म। तो ये 4 फोर्सेस हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जो कि आप लोग बनने जा रहे हैं, व्हाट विल बी योर रोल, या आपका रोल किस तरह से बदल गया है इस मॉडर्न 21st सेंचुरी की दुनिया में? आपका रोल कैसे बदल गया है? आप इस बारे में, क्या आपको पता है इस चीज का? क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? हाउ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट रोल हैज चेंज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, और ये बड़ा अहम है आप लोगों के लिए भी इस चीज को सुनना और समझना, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया एक बहुत दिलचस्प स्टेज में दाखिल हो चुकी है। आप लोग जब क्वालिफाई करेंगे तो आपके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया होगी जहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्रिटिकल होता जा रहा है। हम जी इस टाइम पे डाटा एनालिटिक्स की दुनिया में जी रहे हैं, डाटा एनालिसिस, जहां पे सो मच डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। हमारे फोन्स, हमारे सिस्टम्स, हमारे सॉफ्टवेयर्स, इतना ज्यादा डाटा प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में कि आप, मतलब इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल लेवल पे डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता था, आपको पहले के बताता हूँ। पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल होता था कि वो ऑपरेशनल लेवल से इंफॉर्मेशन लेता था। ही वाज वर्किंग एज अ ब्रिज। क्या? मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आपको समझ आ गई बात? आपको समझ आई बात कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा था इन द प्रीवियस सेंचुरी, 20वीं सदी में, कि वो ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से वो इंफॉर्मेशन लेता था, और अपर लेवल जो स्ट्रेटेजिक लेवल जिसको बोलते हैं, उनको वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करता था, रिपोर्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता था। दैट वाज द रोल। लेकिन अब हम ERP की दुनिया में जी रहे हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ERP ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट के इस रोल को बदल दिया है। वो कैसे बदल दिया है? अब ERP एग्जेक्टिव डैशबोर्ड्स वजूद में आ गए। ठीक है, तो जो CEO है या CFO है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या अदर डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको कुछ डाटा चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो जस्ट 1 क्लिक अवे वो डाटा सिर्फ 1 क्लिक के फासले पे है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर, उनके पास जो सॉफ्टवेयर ERP जिस तरह ओरेकल है या SAP है, आई होप कि आप लोग वर्क कर रहे होंगे ओरेकल या SAP पे, तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जस्ट 1 क्लिक अवे वो देख सकते हैं कि आज की रिपोर्ट क्या है, रियल टाइम में आज प्रोडक्शन कितनी है, सेल कितनी है, कॉस्ट कितनी है। लास्ट वीक की रिपोर्ट अगर वो चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लास्ट मंथ की रिपोर्ट चाहते हैं तो जस्ट 1 क्लिक अवे सॉफ्टवेयर्स ने ये काम बदल दिया। तो अब हमें सोचना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये जॉब सॉफ्टवेयर्स ने ले लिया है, तो वेयर डू वी स्टैंड टुडे? हम कहाँ पे आज खड़े हैं? हमारे लिए फिर और क्या जॉब है, हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? तो आप क्या समझते हैं? अगर ये काम सॉफ्टवेयर ने ले लिया है तो अब हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे लिए और क्या डायमेंशंस हैं जहां पे हम अपने काम को एक्सपेंड कर सकें? कैन यू प्लीज शेयर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको समझें, सोचें और रिप्लाई करें।
मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जॉब बदल चुकी है, हमारा ये टॉपिक है इस टाइम पे। तो वो कहाँ पे जॉब है, वो क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास, आप ओपनली शेयर करें, क्योंकि ये वक्त है चीजों को समझने का। सॉफ्टवेयर रन करना, डिसीजन मेकिंग, यस, ओके। लर्न डेटाबेस सिस्टम्स, okay. How to manage information system, we can use this. Okay, I'm repeating the question, दानियाल, कि अगर हमारा बहुत सारा काम जो है सॉफ्टवेयर ने एक्वायर कर लिया है, तो अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे हम जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जहां पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जहां पे हम अपने मैनेजमेंट अकाउंट के नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेरी गुड, ओके। हाउ टू मैनेज बिजनेस एंड वेयर टू इन्वेस्ट, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। Train others, all right, okay, more please. Okay, all right, तो guys सुन ले वो आंसर। अब हम हाइब्रिड अकाउंटेंट का रोल प्ले करेंगे। हाइब्रिड अकाउंटेंट का रोल क्या है? प्रीवियसली हम सिर्फ नंबर से खेलते थे। सुनिएगा, बड़ी बात दिलचस्प है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी बात, और ये आपको खुश करेगी बात कि आप कैसे जबरदस्त प्रोफेशन को आपने चूज किया है, कैसे आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन को आपने चूज किया है। इस चीज पे आप फख्र करेंगे। पहले सिर्फ नंबर्स की बातें होती थी, पहले सिर्फ फाइनेंशियल की बातें होती थी, कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया है, कितनी कॉस्ट है, कितनी रेवेन्यू है, सिर्फ इन चीजों की बातें ही होती थी। कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि हमारे स्टाफ कितना मोटिवेटेड है, हमारा स्टाफ कितना हैप्पी है, हमारा स्टाफ कितना सेटिस्फाइड है। ये बातें नहीं होती थी पिछली सदी में कि हमारे कस्टमर हमसे कितना खुश हैं, ठीक है। ये बातें नहीं होती थी कि हमारे कस्टमर क्या चाहता है, ये बातें नहीं होती थी। ये बातें नहीं होती थी कि हम नई प्रोडक्ट कब लॉन्च कर रहे हैं, हमारे नए प्रोसेसेस कब आ रहे हैं, हमारी नई प्रोडक्ट्स जो लाइन है वो क्या डेवलप हो रही है, हम नई टेक्नोलॉजी कौन सी लेके आ रहे हैं, ये सारी बातें नहीं होती थी। इनको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल और नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स। ये पहले ये सारी बातें नहीं होती थी। हाँ, और भी बहुत सारी बातें नहीं होती थी। ये बातें नहीं होती थी कि हमारा इम्पैक्ट कितना है, हमारे फुटप्रिंट्स कितने हैं। क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज अ फुटप्रिंट? यू नो अबाउट दैट? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। क्या आपने सुना इस चीज के बारे में? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है कि आपका इम्पैक्ट कितना है, आपकी प्रोडक्ट्स का, आपके प्रोसेसेस का, आपके ऑपरेशंस का इस माहौल के ऊपर। इसको बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। आप नेचुरल कैपिटल के ऊपर आपका इम्पैक्ट कितना है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। दूसरा होता है सोशल फुटप्रिंट्स, कि आपकी वजह से जो लोग हैं, जो पीपल है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी प्रोडक्ट्स का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो आपकी सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो आपकी कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो आपके सप्लायर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट। इसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट। ये पहले बातें नहीं होती थी,
ठीक है, आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसका रोल बदल चुका है। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने टॉप मैनेजमेंट को यह बता रहा होता है कि हमारे इमिशंस कितने हैं। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने टॉप मैनेजमेंट को यह बता रहा होता है कि हमारे एम्प्लॉयज हमसे खुश हैं कि नहीं है। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये बता रहा होता है कि हमें सक्सेशन प्लानिंग करनी है तो कौन सा डायरेक्टर सूट करेगा। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये बता रहा होता है कि हम अगली कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये बता रहा होता है कि हमारा कंपैटिटर क्या करने जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। और हाँ, ये भी ना भूलिएगा कि आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये काम भी है कि हमारे रिस्क कौन से हैं। What are the strategic risk to the organization? What are the operational risk to the organization? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, रिस्क प्रोफाइल चेंज हो चुका है। आज की दुनिया में ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशंस। रिस्क लैंडस्केप बदल चुका है। तो कौन वो शख्स है, वो कौन है जो इन सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, फिर उनको एनालाइज करता है और फिर रिपोर्ट करता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो let me conclude that the role of the management accountant has dramatically changed. आज का जो रोल है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वो ज्यादा दिलचस्प है, ज्यादा मजेदार है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा एडवांस्ड है। मैं कहूंगा कि आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट will be working as a consultant. मैं क्या लफ्ज यूज कर रहा हूं कि you will be working as an advisor to the board, you will be working as a consultant to the board. ठीक है, तो रोल आपका बहुत ब्रॉड हो चुका है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी बातें करेंगे, आप ऑडिट की भी बातें करेंगे, आप मार्केटिंग की भी बातें करेंगे, आप कस्टमर एटीट्यूड्स की भी बातें करेंगे, आप सक्सेशन प्लानिंग की बातें करेंगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें करेंगे, आप इनोवेशन की बातें करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, आप ऐसे फोरम्स पे जाएंगे जहां पे सस्टेनेबिलिटी की बातें होती हैं, क्योंकि आपका काम होगा टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन मोर सस्टेनेबल। yes guys, you will be working to make your organization more sustainable. ठीक है, तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि दिस इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आप लकी हैं कि आपने ऐसा जबरदस्त प्रोफेशन ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन है इज इनफ। व्हाट डू यू थिंक? ये बातें तो चलती रहेंगी, ये बातें तो चलती रहेंगी। एक स्टूडेंट ने फरमाया है कि जनाब आप एनवायरमेंटल फुटप्रिंट की बात करें, तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो आपकी प्रोडक्ट्स की वजह से, आपकी जो प्रोसेसेस की वजह से जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, the impact over the environment. This is the simplest definition of environmental footprint. कि आपकी वजह से जो माहौल के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, आप क्या पीछे छोड़कर जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या पीछे छोड़ के आ रहे हैं, क्या माहौल को खराब करने वाले असरात जो छोड़ के आ रहे हैं, उनको बोलते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इम्पैक्ट ओवर द एनवायरनमेंट। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, तो उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर। hybrid management accountant, hybrid management accountant,
यानी कि अब आपका रोल बदल चुका है। अब आप सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स से निकल कर अगली दुनिया में आ चुके हैं, जहां पे हम बातें करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। तो आप कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। दिस इज द रोल ऑफ हाइब्रिड अकाउंटेंट। ओके, तो अब कुछ बातें करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। ऑलराइट, तो हम यूज करेंगे कैपलन की बुक। कैपलन की बुक शायद आप लोग ने सुनी या देखी हो। और इसके साथ प्रैक्टिस के लिए हम यूज करेंगे कैपलन की किट प्लस बीपीपी किट। तो हम दो किट्स से प्रैक्टिस करेंगे, कैपलन और बीपीपी। लेकिन हम अपना जो कोर्स है एज अ टेक्स्ट बुक हम कैपलन की बुक यूज करेंगे। और क्वेश्चन प्लीज। ओके उसामा, आपका क्वेश्चन क्या था? यू कैन प्लीज रिपीट। एक है कैपलन, KAPLAN कैपलन, और दूसरी किट का नाम है BPP। हम दोनों किट्स से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास आपकी चलती रहेगी साथ में। ERP मीन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आप लोगों को जो है वो ICMA की तरफ से भी मिल जाएंगी बुक। तो आप लोग अगर चाहें तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और इसके साथ जो है ICMA की स्टडी टेक्स्ट और रिवीजन किट दोनों आपको अवेलेबल होंगी विद इन फ्यू डेज। ओके, स्टडी टेक्स्ट और kit from ICMAP will be available within few days. तो हम यूज करेंगे ACCA F2 कैपलन बुक। आप नाम लिख सकते हैं, ACCA F2 कैपलन बुक हम यूज करेंगे। ओके, साथ में ACCA F2 कैपलन और BPP की जो किट्स हैं वो भी हम उनसे हम दोनों दोनों किट से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हाँ जी वाजिद साहब, आप किस चीज पे डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर का डिफरेंस क्या होता है? एंटरप्रेन्योर ओनर होता है बिलाल साहब। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है और मैनेजर वो होता है जो उस के बिजनेस को मैनेज करता है। लेकिन समटाइम्स समटाइम्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दोनों एक ही रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके, स्मॉल जिस तरह छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरह की जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें ओनर मैनेजर यानी एंटरप्रेन्योर और मैनेजर दोनों एक ही रोल को देख रहे होते हैं। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर एंटरप्रेन्योर्स और होते हैं और मैनेजर्स और होते हैं।
हाँ जी वाजिद महमूद साहब, आपका क्वेश्चन। असल में कुछ क्वेश्चन इतनी तेजी से आते हैं कि वो स्किप हो जाते हैं। कैप्लन बुक, ACCA F2 कैप्लन बुक, ACCA F2 कैप्लन बुक, हम उससे अपने कोर्स को स्टडी करेंगे और ACCA F2 कैप्लन किट और BPP किट, दोनों किट से हम प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस आपके लिए इतनी होगी कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग पास होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। दिस इज समथिंग एश्योरेंस। ओके, आप ये यकीन रखें। और लेकिन जब आप ये और प्लस जब ये सिलेबस आपका ख़त्म होगा तो आपका जो नॉलेज लेवल होगा वो कहीं एडवांस होगा, कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अपने सिलेबस को कामयाबी से पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज। कैप्लन ACCA की बुक नहीं है, कैप्लन एक पब्लिशर है। ACCA अपनी बुक्स नहीं पब्लिश करता, लेकिन उसके जो है मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं कैप्लन और BPP, वो ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपको ICMAP की तरफ से भी टेक्स्ट बुक और किट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज अवेलेबल होगी। तो जनाब अब कुछ पढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। क्या ख्याल है, कुछ पढ़ लें? आप बहुत बातें कर ली, कुछ स्टडी कर लें अब। ठीक है, रेडी? कल ना पढ़े आसिम साहब, you need to change mindset, reinvent your mindset please। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, इसको आपको हजम करना पड़ेगा। ओके, हमें आज ही स्टार्ट करना है क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। कल कोई क्लास नहीं हुई थी, ये आज ही क्लास है और हमारी क्लास 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स, 2 दिन पर वीक, 2 डेज पर वीक और 2 आवर्स क्लास होगी। ओके, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होंगे, आई अश्योर यू। आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की दुनिया, एक नई दुनिया में लेके जाऊंगा। हाँ जी जनाब, ICMAP की तरफ से फ्री बुक और किट आपको अवेलेबल होगी, इस पे कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगी, सॉफ्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगी किट और बुक। हाँ जी, फिजिकल क्लासेस में भी सेम स्केड्यूल होगा, होपफुली होपफुली। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम स्टडी सेशन नाउ। ओके, एक और चीज के जो फिजिकल
क्लासेस के स्केड्यूल होंगे वो डिफरेंट कैंपसेस के डिफरेंट होंगे, ठीक है। के लिए आपको जो आपके रिलेटेड कैंपस है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो कुछ आपको बताया मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में। आई होप कि अब इसके बाद आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि आप जिस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया है वो कितना ब्रिलियंट है, कितना एडवांस है, और आपके लिए फ्यूचर में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर होने जा रही हैं आपके लिए। इसके साथ आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना आपको ईमेल एड्रेस देता हूं, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे, या फिर मुझे आप मेरे मोबाइल पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर एनी प्रॉब्लम डिस्कशन। ओके, ऑलराइट। तो आप चैप्टर 4 देख सकते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, आपकी स्क्रीन पे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन से। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ओके। तो इस चैप्टर में आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे अबाउट कॉस्ट यूनिट, अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में ही हम उनको क्लियर कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको नजर आ रहा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑन स्क्रीन? परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना इंटरएक्टिव और इतना एंगेज करते हैं आप, ये ज़बरदस्त है। प्लीज़ कंटिन्यू। लर्निंग में ये बहुत ज़रूरी है, एडवांस लर्निंग में, कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। ओके, परफेक्ट। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है। अभी कुछ स्टडी कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ लेक्चर आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट ईमेल एंड प्लस माय कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो सबसे पहले हम स्टडी करना जा रहे हैं कि कॉस्ट को एनालाइज कैसे करना है। कॉस्ट को एनालाइज कैसे करना है। मुख्तलिफ तरीके हैं कॉस्ट को एनालाइज करने के। कॉस्ट को कैटेगराइज किया जा सकता है। कॉस्ट को आप डिटेल में कैसे देखना है आपने।
Management will require a variety of different cost summaries, including, फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट क्या देखना चाहती है कॉस्ट के बारे में अपनी कंपनी और बिजनेस के मुतालिक? कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मैनेजमेंट इस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है? तो उसको मेजर वो कैसे करेंगे? उसको मेजर करेंगे यूनिट कॉस्ट में या कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। इसी तरह मैनेजमेंट ये भी देखना चाहती है कॉस्ट फॉर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, के जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। सिमिलरली मैनेजमेंट ये भी देख चाहती है कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है। इसको हम कॉस्ट सेंटर भी बोलते हैं। जब हम अपनी कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं या जब हम अपनी कॉस्ट को एक डिपार्टमेंट के तौर पर देखते हैं तो इस चीज को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। कॉस्ट टू बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, इस कॉस्ट इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट यूज करेगी अपने मुस्तकबिल के डिसीजंस के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट बनाई है, जैसे कि ये पेन बनाया है एक कंपनी एप्पल ने, फॉर एग्जांपल ये पेन बनाया है, तो वो देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और हम इस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हम इस कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट ज्यादा है तो क्या हमें ये चीज, मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, अगर हमें इन हाउस इसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा है तो हम इसको चाइना से ना बनवा लें, इसको वियतनाम से ना बनवा लें, इसको ताइवान से ना बनवा लें, इसको मलेशिया से ना बनवा लें। कहाँ से बनवाएं? जहां पे हमारी कॉस्ट लोएस्ट होगी, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट दैट आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, हाँ, कॉस्ट प्लानिंग में भी यूज होती है। जब आप प्लान कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के ऑपरेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक नया फोन बनाने जा रहे हो, आप एक नया एलईडी बनाने जा रहे हो, आप एक नया प्रोसेसर बनाने जा रहे हो, आप बनाने जा रहे हो, उसकी आपने प्लानिंग करनी है। तो उस प्लान के अंदर उसकी आपने एक प्रपोजल तैयार करनी है, उसका आपने एक बिजनेस केस तैयार करना है। उस बिजनेस केस के अंदर आपको उसकी कॉस्ट दिखाना पड़ेगी कि ये कॉस्ट कितनी लगेगी। इसको प्लानिंग कहते हैं। कंट्रोल ये है कि आपने सोचा था कि इस पेन को बनाने पर 100 रुपए लगेंगे, 100 रुपए, लेकिन आपकी एक्चुअल कॉस्ट 110 आ गई है। आपने सोचा था 100 लगेंगे, लेकिन एक्चुअल आपकी कॉस्ट इसके ऊपर मटेरियल, लेबर, सब कुछ मिलाकर 110 लग गई है। 10 रुपए ज्यादा कॉस्ट आ गई है, यानी 10% ज्यादा कॉस्ट आ गई है। क्यों आई है? क्या फैक्टर्स हैं, क्या ड्राइवर्स हैं, क्या वजूहात हैं कि इसकी 10 रुपए कॉस्ट हमारी बजट से ज्यादा आ गई, हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा आ गई, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गई? क्यों आई? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्लानिंग में यूज होती है, डिसीजन मेकिंग में यूज होती है और कंट्रोल में यूज होती है। टू बी एबल टू प्रोड्यूस दीज समरीज, the type of cost and the cost behavior will need to be analyzed, ठीक है? इसका मतलब है कि हमें इन सारी चीजों को समझने के लिए अपनी कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। जब हम एनालाइज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपनी कॉस्ट को तोड़ना पड़ेगा, एक कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। और ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है, जब हम एक चीज को टोटल के तौर पर देखते हैं हमें बात समझ नहीं आती, लेकिन जब उस टोटल को ब्रेक करते हैं इनटू सेक्शंस, इनटू सेगमेंट्स, इनटू कैटेगरीज, तो हमें फिर पता चलता है हाँ, इस कैटेगरी की कॉस्ट ज्यादा है और इस कैटेगरी की कॉस्ट कम है, ठीक है? इसके कहते हैं कॉस्ट एनालिसिस। Okay, so cost analysis means when we break the cost into different elements. This is called cost analysis. अच्छा, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। उसमें सबसे पहला कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है?
डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन एनी एक्टिविटी फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज अंडरटेकन। थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन आप कुछ सिंपल डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। क्या आपके पास पेन और पेपर है नोट करने के लिए? माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके पास पेन और पेपर नोट करने के लिए है? तो बराए मेहरबानी नोट कर लीजिए अबाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। About cost object. Please take some notes. तो नोट कीजिए प्लीज। Cost object, any item or thing for which costs are separately measured. Anything or any item for which costs are separately measured. This is called cost object. समझ नहीं आया तो कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं, तो शुरू में थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, लेकिन उन पे परेशान मत होइएगा। मैं हूं आपकी सपोर्ट के लिए, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो परेशान नहीं होना। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, कोई क्लियर नहीं होती, पूछें, बार बार पूछें, ठीक है। आप प्लीज और नोट कीजिए। The term cost object is used. The term cost object is used primarily. अगर इंग्लिश में कुछ प्रोनाउंसिएशन में समझ ना आए तो आप वो भी पूछे, परेशान नहीं होना। Primarily in managing cost of a business, to describe something to which costs are assigned नहीं होता, assigned costs are assigned. Common examples, थोड़ा सा और लिखें, थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्रोडक्ट लाइंस। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? जिस तरह सैमसंग की आप बात करते हैं, तो सैमसंग की किचन अप्लायंसेस जो हैं, जिस तरह सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, सैमसंग का माइक्रोवेव ओवन है, सैमसंग का टोस्ट मेकर है, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं इनको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन। ओके, तो एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट लाइन को एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देख सकता है। इस तरह और एग्जांपल लें, डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। फंक्शन ऑफ अ बिजनेस, उसको एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मास्टर फोम वाले वो ये देख सकते हैं कि लाहौर रीजन के ऊपर उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है, या लाहौर रीजन पर मार्केटिंग कितना खर्चा हो रहा है, या कराची रीजन के ऊपर उनका मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना आ रहा है, या पर्सनल एक्सपेंस कितना आ रहा है। यानी कि बात हो रही है कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, तो वो कराची, लाहौर या सदर्न पंजाब या किसी भी एरिया को, पेशावर को या किसी भी एरिया को वो एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एरिया। ओके, और लिख लें आप कस्टमर के, तो एक कस्टमर को भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया कस्टमर को एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा कैसे जा सकता है? तो ये होता है जो बड़े कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं,
जब कस्टमर को एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है तो परफेक्ट एग्जांपल मैं देख सकता हूं एयरलाइन इंडस्ट्री में। आपको पता है दुनिया की जो दो बड़ी प्लेन मेकिंग कंपनीज है वो कौन सी है? प्लेन मेकिंग कंपनीज, पता है आपको? दुनिया की बड़ी प्लेन कंपनीज जो जहाज बनाती हैं, पीआईए जहाज नहीं बनाती। द वर्ल्ड बिगेस्ट प्लेन मेकिंग कंपनीज, बोइंग है, वेरी गुड फाद, वेरी गुड सुमेर। एयरबस है, बोइंग है, एयरबस यूरोपियन प्लेन मेकर है, बोइंग अमेरिकन प्लेन मेकर है, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं। अब इनके कस्टमर कौन होंगे? इनके कस्टमर कौन है? सोचो, इनके कस्टमर, हम बात कर रहे हैं जब एक कस्टमर को कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है तो इनके कस्टमर कौन होंगे? यस यस श्योर प्लीज अब्दुल रहमान शेयर करें कि बोइंग और एयरबस के कस्टमर कौन होंगे? कंट्रीज नहीं है नबीबुल्ला, इनके कस्टमर्स हैं एयरलाइंस, जैसे कि एमिरेट्स, जैसे कि इतिहाद, जैसे कि गल्फ एयरवेज, जैसे कि कतर, जैसे कि टर्किश, जैसे कि लफ्तांसा, ओके, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज, पीआईए, ये इनके कस्टमर्स हैं। ये उनसे प्लेन खरीदते हैं, ये जहाज खरीदते हैं। तो आप सोचें कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कोई 100 हजारों रुपए वाले नहीं होंगे, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। इवन हो सकता है जब एमिरेट्स जो A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज A380 जब वो एयरबस से खरीदता है, इकट्ठे ऑर्डर करता है 20 A380, 30 A380, 50 A380, तो वो बिलियंस डॉलर से भी बड़े जो है वो परचेजेस बन जाती हैं, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक कस्टमर भी समटाइम्स आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आप इस पे और नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा और नोट कर लें। फॉर विच कस्टमर्स, फॉर विच management would like to measure cost. Management would like to measure cost. This is called cost object. Okay, चलें जी आगे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन कॉस्टिंग, वो है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, आप सोच रहे होंगे कॉस्ट यूनिट क्या होता है, तो आपसे शुरू करते हैं बात। जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल परचेज करते हैं, गाड़ी में डलवाते हैं, तो वो किस में मेजर होता है? यानी पेट्रोल पंप वाले अपने पेट्रोल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? लीटर्स, एक्सीलेंट जी जनाब, वो लीटर में मेजर करते हैं। तो उनके लिए जो कॉस्ट यूनिट हुआ वो लीटर हुआ, कॉस्ट यूनिट जो है वो लीटर हुआ। ये है कॉस्ट यूनिट की सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि हर वो यूनिट जिसको कॉस्ट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो कॉस्ट यूनिट कहलाता है। एक स्टूडेंट ने अभी एक क्वेश्चन किया कि जनाब जो है डिफरेंस बिटवीन, युसरा ने क्वेश्चन किया है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस। बड़ा सिंपल है, कॉस्ट एनालिसिस में हम अपनी कॉस्ट को ब्रेक करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आपको सिंपल समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं
कि कॉस्ट एनालिसिस में बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। समझ आ गई बात? कॉस्ट एनालिसिस में बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द कॉस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो शय है, वो चीज है, वो आइटम है, ओके, जिसकी हम कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइस हम बात कर रहे हैं कॉस्ट यूनिट की। तो कॉस्ट यूनिट इज अ unit of product or service in which cost are measured। आप अपनी आसानी के लिए आसान डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। Unit of a product or service, a unit of a product or service in which a business measures its cost। Okay, in which a business measures its cost, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह के होटल, जिस तरह के पीसी है, पेर्ल कॉन्टिनेंटल, तो वो अपनी कॉस्ट को पर रूम में मेजर कर सकता है। तो उसके लिए कॉस्ट यूनिट हुआ रूम, कॉस्ट पर रूम सर्विस। ओके, तो उसके लिए यूनिट हुआ रूम। इसी तरह एक पेंट मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी कॉस्ट को मेजर कर सकता है लीटर्स में, कि कितने लीटर पेंट के प्रोड्यूस हुए और 1 लीटर पर कितनी कॉस्ट आई। उसके लिए कॉस्ट यूनिट होगा लीटर ऑफ पेंट। इसी तरह एक हॉस्पिटल जो है, एक हॉस्पिटल वो अपनी कॉस्ट को मेजर कर सकता है इन पेशेंट मीन जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, तो पर पेशेंट कितनी कॉस्ट आई, वो पेशेंट जो है इन पेशेंट, उनके लिए कॉस्ट यूनिट बन जाएगा। ओके, आई होप आपको कॉस्ट यूनिट की समझ आ गई। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस which is used by a business to measure its cost। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स, अब कॉस्ट सेंटर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। रिपीट डेफिनेशन, आसिम कौन सी डेफिनेशन? कॉस्ट यूनिट को, अच्छा ठीक है, ओके, आप लिखें कॉस्ट यूनिट unit of a product or service, a unit of a product or service in which a business or okay, थोड़ी सी आसान और लिख लें, a unit of a product or service used by a business to measure its cost, used by a business to measure its cost। इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। समझ आ गया आसिम? क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। एक कार मैन्युफैक्चरर जो होगा वो हो सकता है एक कार की कॉस्ट कैलकुलेट करे, एक कार की कॉस्ट कैलकुलेट करे, तो उसके लिए जो एक कार है वो कॉस्ट यूनिट बन जाएगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। चले जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स, अब कॉस्ट सेंटर क्या है? चलें सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या दी हुई है। अ कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम of equipment for which cost can be ascertained। थोड़ी सी टेक्निकल है, आप इसको इजी बना सकते हैं। चलें जी अपने अल्फाज में लिखिए, प्लीज नोट कीजिए, नोट कीजिए। A cost center, a cost center, a cost center
is any location, a department, a function, or an activity, or an activity, or item of equipment, जैसे कि बड़े जनरेटर होते हैं जो जो मिलों वगैरह में लगे होते हैं, जो कि एक पूरी मिल को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी एक कॉस्ट सेंटर होता है। ये इक्विपमेंट उसकी तरफ इशारा है। आइटम ऑफ इक्विपमेंट for which costs are measured or calculated, for which costs are measured or calculated, okay, for which costs are measured or calculated, this is called cost center। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है कॉस्ट सेंटर की? कॉस्ट सेंटर क्या होता है आपको समझ आ गई? कॉस्ट सेंटर नो? अच्छा, नो प्रॉब्लम। दोबारा लिखें जनाब। कॉस्ट सेंटर, a cost center is any location mean area, or function mean a department जैसे कि marketing department, production department, okay, packing department, quality department। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? function और department और an activity का मतलब क्या हुआ? जैसा कि क्वालिटी इंस्पेक्शन एक्टिविटी, क्वालिटी चेकिंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, ओके। क्वालिटी इंस्पेक्शन। मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है, मेंटेनेंस या डिपार्टमेंट समझ लें आप। और एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, जैसा कि जनरेटर हो गया कोई, जो पूरी एक फैक्ट्री को एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है, ओके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप समझिएगा बात को। अ कॉस्ट सेंटर इज any location or function or activity or an item of equipment for which costs are measured, for which costs are calculated, okay। अब क्वेश्चन आया कि सर ऐसे यूनिट कॉस्ट भी कह सकते हैं ना? इसको यूनिट कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। यूनिट कॉस्ट जो होती है ना, वो एक यूनिट की कॉस्ट होती है। यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कॉस्ट होती है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर वो जगह की बात कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन की बात कर रहे हैं, या किसी बड़े इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जिस पर हमारी कॉस्ट लग रही होती है और हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इस चीज का नाम कॉस्ट सेंटर है। समझ नहीं आई फिर भी तो पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? परेशान हरगिज नहीं होना। कॉस्ट सेंटर की मिसालें मैं आपको दी है मैंने। कॉस्ट सेंटर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है कॉस्ट सेंटर, आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो सकता है कॉस्ट सेंटर, आपका जो जनरेटर है उसकी मैं मिसाल दी मैंने, वो आपका कॉस्ट सेंटर हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट लग रही है। जो वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट लग रही है, ठीक है? तो यूनिट कॉस्ट इज वन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन यूनिट। आसिम साहब, यूनिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट। क्लियर हो गया? एक यूनिट को बनाने पर कितनी लागत आती है, इस चीज को कॉस्ट कहते हैं, ठीक है?
अच्छा जी, तो जोबिया एक रेस्टोरेंट में कॉस्ट यूनिट कस्टमर्स है या फूड है? डिपेंड करता है किस तरह का रेस्टोरेंट है, डिपेंड करता है, या ये डिपेंड करता है क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट 3-4 आइटम्स ऑफर कर रहा है अपने फूड के, तो उनके लिए कॉस्ट यूनिट जो होगा वो फूड की होगा। फॉर एग्जांपल बिरयानी है तो वो बिरयानी की एक प्लेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट सिर्फ बिरयानी सेल कर रहा है, ओके, तो वो ये देख सकते हैं कि एक प्लेट के ऊपर या 1 किलोग्राम ऑफ बिरयानी बनाने पर कितना लागत आती है। लेकिन दूसरा एक रेस्टोरेंट है जो कि 1 डजन और 20, 25, 30 आइटम्स बना रहा है, जैसे एक बेकरी है, तो उनके लिए कॉस्ट यूनिट को डिफाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उनको हर यूनिट की कॉस्ट अलग अलग डिफाइन करना पड़ती है, ठीक है, ओके। तला साहब, सर यूनिट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर में क्या डिफरेंस है? यूनिट ऑब्जेक्ट, यूनिट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? कॉस्ट सेंटर तो वो जगह आपकी हुई, और आपका कॉस्ट सेंटर आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। यस, प्लीज नोट फरमा लें, अ कॉस्ट सेंटर कैन बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा आपको और क्लियर हो गया होगा, कॉस्ट सेंटर कैन बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तला, समझ आ गई बात? ओके, एक्सलेंट। चले जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े से डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। कॉस्ट सेंटर की बात हो गई, कॉस्ट यूनिट की बात हो गई, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कार्ड क्या होते हैं। कॉस्ट कार्ड क्या होते हैं? तो कॉस्ट कार्ड is used to show the breakdown of the cost of producing output based on the classification of each cost. नहीं समझ आई? No problem. A cost card is used to show the breakdown, यानी कॉस्ट कार्ड आप उसको कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट है, is a document. Cost card is a document to show the breakdown of the cost of producing output based on the classification of each cost. यानी वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम अपनी कॉस्ट को ब्रेक करके मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके लिखते हैं, ये कॉस्ट कार्ड होता है। A cost card can be produced for one unit or a planned level of production, यानी हम अपने एक यूनिट के लिए भी कॉस्ट कार्ड बना सकते हैं और अपने पूरे फैक्ट्री के लिए भी अपनी कॉस्ट कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। आदिल, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो डेफिनेशन को एक दफा दोबारा पढ़ें, तीसरी दफा पढ़ें और फिर भी समझ नहीं आएगी तो जनाब मैं हूं ना, ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज पहली क्लास है तो आपको पता है जब स्टार्ट होता है तो मुश्किलें तो आती है रास्ते में, ठीक है, लेकिन तूफान नहीं आते, मुश्किलात आती हैं, समटाइम्स डिफिकल्ट होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे आपको चीजें समझ आएंगी, दिस इज गारंटी। और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मेरा कांटेक्ट हाजिर है, तो उस पर जनाब आप जिस वक्त मर्जी चाहें आप हुक्म करें, हम आपको समझाएंगे बात, ठीक है ना। मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना, ओके। तो बातें चल रही है कॉस्ट कार्ड्स की। कॉस्ट कार्ड बताया कि डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम अपनी कॉस्ट को ब्रेक करते हैं। Following costs are brought together and recorded on a cost card. एक cost card जो कि डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर एक शीट है, उसके ऊपर हम किस तरह से कॉस्ट को ब्रेक कर सकते हैं, ये आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हम उसको डायरेक्ट मटेरियल में ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर में कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स
कर सकते हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कर सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में कर सकते हैं। तो द टर्म्स used in the above bullet points are explained in the rest of the chapter। तो अब हम इन सारी कॉस्ट को यहाँ पे देखते हैं कि इसको एक कॉस्ट कार्ड कैसा नजर आता है, एक कॉस्ट कार्ड कैसा नजर आता है, ये आपके सामने पेश है। स्टेटमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। एक इन्वेंट्री के यूनिट को बनाने पर कितनी लागत आती है, उसको इस तरह कॉस्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा जी, अख्तियार हुसैन साहब, कॉस्ट कार्ड को क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन भी कह सकते हैं ना सर? सर कॉस्ट कार्ड में कॉस्ट को डिवाइड, कॉस्ट फंक्शन इज वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अख्तियार साहब समझ आ गई? कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन इज वन वे। 4 तरीके हैं कॉस्ट को क्लासिफाई करने के, और बाय फंक्शन उसमें से एक है, ठीक है? तो जो कॉस्ट कार्ड आप बना रहे होते हैं उसमें और भी तरीके हैं कॉस्ट को क्लासिफाई करने के, जो कि अभी हम आगे कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट कार्ड पर होता है। हुजैर साहब, कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट कार्ड पर होता है, ठीक हो गया? कॉस्ट कार्ड की एग्जांपल मिस हो गई। एग्जांपल तो इसका डॉक्यूमेंट ही होता है। अब एग्जांपल क्या इसकी दे सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम टक 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 ये चीजें कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, टोटल मारा, टोटल कॉस्ट आ गई। तो वो एग्जांपल, चलो ठीक है, देखते हैं कोई एग्जांपल और सूटेबल लगती है तो। जी आगे चले, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कार्ड की, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। तो जनाब ये आपकी खिदमत में है एक कॉस्ट कार्ड, जिसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट किया गया, डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट किया गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया गया। और जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ठीक हो गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करने का नाम प्राइम कॉस्ट है। ठीक है? अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो आप उसको फट बता सकते हैं कि भाई प्राइम कॉस्ट द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया प्राइम कॉस्ट कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने पर जनाब आपकी ये कॉस्ट आती है। ओके हो गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, चलिए हम थोड़ा सा टाइम, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। आप लोग बोर तो नहीं हुए? क्या हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेटर आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं डिटेल में, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके नो, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, वेलकम। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कार्ड की। तो कॉस्ट कार्ड ये आप देख लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। जब हम उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड करते हैं तो इस चीज का नाम है टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हम इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड करते हैं तो जनाब हमारी कॉस्ट को कहते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। जब हम इसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड करते हैं, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि सेलिंग, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। ओके तो इसको बोलते हैं जनाब टोटल कॉस्ट। मेरा ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टाइम ज़्यादा ना ले लूँ, तो जनाब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी दिन था तो मैंने सोचा कि आपको कुछ
इंट्रोडक्शन दिया जाए, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जाए, कुछ फ्यूचर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया जाए, इसलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया मैंने इसी बात पे। लेकिन कल से हमारा स्टार्ट यहीं से करेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट से, और फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जनाब ये मेरा ईमेल आप नोट कर लें, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा ईमेल ओके। तो जनाब ये ईमेल आप नोट कर लें, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर करना हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। ले जी, आप लोग ये मेरा ईमेल नोट कर लें। ओके हो गया, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। फॉर टिल टुमारो इट इज टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू वेरी मच गाइस कि आज आपने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। होप यू लाइक द क्लास। और इसके साथ कहने का टाइम आ गया। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।